हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी इस हीरो कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हीरो कॉन्सेप्ट, इसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। अभी देखो, हाइड्रेशन एनर्जी जो है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत रेयर आते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत सारी जगह पर आता है और कई स्टूडेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आपको भी इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आज के इस वीडियो के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी के साथ। देखो, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है इसको समझने के लिए कंडीशन को इमेजिन करो कि आपके पास एक शुगर क्यूब है और उस शुगर क्यूब को आपने एक चींटियों के झुंड पर छोड़ दिया और जैसे आपने काम किया, देखो कुछ ऐसा हो गया होगा। कैसा हो गया होगा? कुछ ऐसा हो गया होगा, सारी की सारी चींटियां उस शुगर क्यूब के ऊपर टूट पड़ेगी और इस तरह से चारों तरफ से उसको सराउंड कर लेगी। अगर आप फोकस करें इस वाली चींटी को देखो तो ये वाली चींटी को तो शक्कर का दाना सूंघने को ही मिल रहा है, खाने को तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो लाइन में पड़ी हुई है। पीछे वाली जो चींटियां हैं, ये जो आ रही है और चींटियां, ये सब इसको चारों तरफ सराउंड कर रही है। और सेम ऐसा ही होता है जब आप किसी आयन को किसमें डालते हो? पानी में। बिल्कुल, आप पानी के उन मॉलिक्यूल्स को इन चींटियों की तरह समझ सकते हो और ये जो शुगर क्यूब है इसे आप एक आयन की तरह समझ सकते हो। तो जैसे ही किसी आयन को आप पानी में डालते हो, उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं। हाइड्रेशन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। क्योंकि हाइड्रा का मतलब होता है वाटर और इस सराउंडिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। अब ऐसा क्या होता है इस प्रोसेस में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो आपके पास कोई आयन है A+, आपने इस आयन को पानी में डाला। अब गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि पानी जो है, वाटर जो है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मतलब अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को देखो, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर दो पोल्स बन चुके हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। अब आप देखो, जैसे ही आपने इस कैटायन को पानी में डाला, ये कैटायन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाटर को अपने नेगेटिव एंड से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इस तरह से एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से सराउंड करना शुरू करेंगे। दिख रहा है ना आप सबको? और जैसे इसको चारों तरफ से सराउंड करना शुरू करेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, सेम वैसे ही जैसे वो चींटियां उस शुगर क्यूब को सराउंड कर रही थी, यहाँ पे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करना शुरू करेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहली बात, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर वाटर है इसलिए आप इसे हाइड्रेशन बोल रहे हो। अगर वाटर की जगह यहाँ कोई और सॉल्वेंट होता तो आप इस प्रोसेस को सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। बोलो, बात समझ में आ रही है? ओके। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इस आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं। तो यहां पर सिंस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वर्किंग बिटवीन द आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इस आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज एंड हेंस एनर्जी इज रिलीज्ड। And this energy is called hydration energy। ये जो एनर्जी निकली, इसी एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी और कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कैटायन हो। सेम चीज आप एनायन को भी ऐड करोगे तो एनायन को ऐड करने पर वाटर मॉलिक्यूल अपने पॉजिटिव एंड से इसको चारों तरफ से सराउंड करना शुरू करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी आपके काम में आता है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर भी पर्टिकुलर टर्म आपके काम में आता है। ठीक है सर, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ लिया, मैं क्या करूं इसका, मेरे यूज क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं। हाइड्रेशन एनर्जी किस काम में आती है? एक आयन पानी में स्टेबल होगा या नहीं, है ना? जैसे आप
मछली को देखते हो तो मछली पानी में स्टेबल है, बाहर अनस्टेबल है। लेकिन अगर आप दूसरा कुत्ता ले लो, जानवर ले लो, तो पानी में अनस्टेबल है। तो एक आयन पानी के अंदर कितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये पता करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर आ गया है जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। मेरी बात ध्यान रखना, जिस आयन को पानी में डालने पर जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, वो पानी के अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है, दिस इज कॉल्ड significance of hydration energy. Significance of hydration. Now, what is the significance of hydration energy? It is very simple. कि more is the hydration energy released for an ion, more stable it will be इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक आयन को पानी में डालने पर जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वो आयन पानी के अंदर क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक आयन है A+, दूसरा आयन है B+, तीसरा है C+। और देखो ये एक्वस का मतलब क्या है, ये हाइड्रेट हो चुके हैं। दो तरह के आयन होंगे, एक तो होगा B+ गैस, तो साफ साफ दिख रहा है कि तो गैसियस आयन है, ये अकेला आयन है। लेकिन जब इसके साथ एक्वस लिखा हुआ है तो उसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से सराउंड कर लिया है। अब अगर मैं आपको इनकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू दूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी आप इसे बोलते हो, मान लो इसकी वैल्यू है -200, ये सारी वैल्यूज किलो जूल में है, ठीक है। इसके वैल्यू है -150 और इसकी वैल्यू है -400। तो जो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन, ये क्या है, नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी यहां पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी यहां पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज हो रही है, C+ में। क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज सबसे ज्यादा है, इसलिए C+ जो होगा वो पानी में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होगा। ठीक है जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है पता लग गया, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है ये पता लग गया। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। ठीक है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि आयन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक आयन है Na+, मेरे पास एक आयन है Mg2+, और मेरे पास एक आयन है Al3+, तो साफ साफ दिख रहा है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कि Al3+ जो है वो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करेगा। यानी पानी के अंदर अगर हम इसे डालते हैं, Al3+ will be surrounded by the largest number of molecules। वहीं अगर आप Na+ को देखो, उसको भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, बट उतना ज्यादा नहीं जितना Al3+ को सराउंड करेंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर आप देखें, इसका हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा। क्या होगा, हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा। और जितना ज्यादा एक्सटेंट का नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा, एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो अगर आप इन तीनों के लिए हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो, वो Al3+ की सबसे ज्यादा होगी, अगले नंबर पर कौन होगा, Mg2+ एक्वस, और थर्ड नंबर पर कौन होगा आपका Na+ एक्वस। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, यही इनका हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है और यही इनका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर है। अब यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साइज। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई स्टूडेंट्स को इस समझ में नहीं आता है कि हाइड्रेटेड साइज का मतलब क्या है। जैसे आप हाइड्रेटेड साइज बोल सकते हो, और या फिर साइज ऑफ एक्वस आयन बोलते हो, और यही आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसलिए बहुत 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 ध्यान से देखें। ये चीज हमने देख लिया, इसके और एग्जांपल्स इसी में क्लब हो जाएंगे, टेंशन ना लें। बट अगर मैं आपसे कहूं कि देखो मेरे पास है Li+ गैस, मेरे पास है Na+ गैस, मेरे पास है K+ गैस, और मेरे पास है मान लो Rb+ गैस। तो ये आपके पास गैसियस आयंस हैं, और इन गैसियस आयंस की अगर मैं साइज की बात करूं,
साइज ऑफ गैसियस आयंस अगर मैं यहां पर देखता हूं तो आप देख सकते हो कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। Li प्लस गैस सबसे छोटा है, फिर ये गैसियस आयंस की साइज है। अब अगर आप इन आयंस को पानी में डाल दो, क्या डाल दो, पानी में, है ना, तो साइज ऑफ एक्वस आयन, यानी बेसिकली हम हाइड्रेटेड आयन की बात कर रहे हैं। अब जैसा आपने देखा कि साइज आयन का जितना छोटा होगा उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, यानी इसके केस में अगर हम एक्वस आयन की बात कर रहे हैं, Li प्लस विल बी द मोस्ट हाइड्रेटेड। सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड इनमें कौन होगा, Li प्लस होगा, यानी इसको सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ होगा। तो अगर आप यहां पर साइज कंपेयर करो तो Li प्लस एक्वस का साइज सबसे ज्यादा होगा, फिर Na प्लस एक्वस का, फिर आपके पास क्या आएगा, K प्लस एक्वस, और फिर कौन आ जाएगा, Rb प्लस एक्वस। आपको प्रोपोर्शनलिटीज नहीं रटनी है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, और मैक्सिमम जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी रटने की कोशिश करते हैं, इसीलिए दिक्कत आती है। प्रोपोर्शनलिटी भूल जाओ। आप तो देखो साइज ऑफ एक्वस आयन का मतलब क्या है, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे एक्वस आयन का साइज क्या होगा, उतना ही ज्यादा। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछूं, साइज ऑफ एक्वस आयन, तो Na प्लस का साइज, फिर कौन आएगा, Mg2 प्लस, और फिर कौन आएगा, Al3 प्लस। ये सभी एक्वस आयन है। Al3 प्लस को सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, इसलिए Al3 प्लस का एक्वस साइज सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हाइड्रेशन एनर्जी का, जो आपको आना चाहिए। तो इसी बात पे क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी के ऊपर बेस कर रहा है कि द इनकरेक्ट हाइड्रेटेड रेडियस ऑर्डर इज। इनकरेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, तो अगर आपके पास Li प्लस एक्वस है और आपके पास B2 प्लस एक्वस है, इन दोनों में देखो चार्ज अलग अलग है। जब चार्ज अलग अलग है तो आप चार्ज को ही देखोगे, तो यहां पर इसका चार्ज ज्यादा है, तो B2 प्लस एक्वस को ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, इसलिए इसका हाइड्रेटेड साइज Li प्लस के हाइड्रेटेड साइज से ज्यादा होगा। तो ये करेक्ट है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। Na प्लस एक्वस, Al3 प्लस एक्वस में भी Al3 प्लस एक्वस का हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा, आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। Al3 प्लस पे चार्ज ज्यादा है, उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। I माइनस एक्वस और Cl माइनस एक्वस ये बिल्कुल गलत है। अभी आप देखो I माइनस अगर गैसियस फॉर्म में है वो Cl माइनस गैस से बड़ा होगा, लेकिन इस I माइनस आयन को और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, इसलिए सॉरी गलत बोल गया मैं, I माइनस साइज में बड़ा है, इसको कम वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। Cl माइनस साइज में छोटा है, इसका रिलेटिवली हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगा, यानी इसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। अगर इसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो I माइनस एक्वस का हाइड्रेटेड साइज Cl माइनस एक्वस से छोटा होगा, और यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है, उसने मुझसे इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है। सेम चीज Ca2 प्लस एक्वस, Ba2 प्लस एक्वस, तो कैल्शियम बेरिलियम, अगर मैं गैसियस फॉर्म में बात करूं तो Ca2 प्लस Ba2 प्लस से छोटा होता है। ठीक है, अब कोई प्रोपोर्शनलिटी रट नहीं, आप तो दिमाग लगाओ कौन छोटा है। अभी लंबा तरीका है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और फिर आप देखते हैं आंसर दे दोगे। तो Ca2 प्लस को ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, इसका एक्वस साइज ज्यादा होगा, तो ये भी आपका करेक्ट ऑर्डर है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यही हाइड्रेशन एनर्जी है और यही हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो आपको बता दूं, इनके ऊपर बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इनके छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं कि कई बार आपसे पूछता है कि लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों? इसका रीजन छुपा है किसके अंदर, हाइड्रेशन एनर्जी में। क्योंकि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो आपका Li सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट होता है, Li प्लस एक्वस में, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो यहां पर आप देखो ये Li प्लस एक्वस बना ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। Li प्लस एक्वस is stable,
और इसीलिए Li सॉलिड आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li प्लस एक्वस में बदल जाता है और इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ही Li जो है लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक कॉन्सेप्ट आप डी ब्लॉक के अंदर पढ़ते हो कि पानी के अंदर जो Cu प्लस एक्वस आयन होता है ये स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाता है 3d10, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, ये पानी के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट होता है फॉर्मिंग Cu सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस। Cu2 प्लस एक्वस में ये 3d9 होता है, तो 3d10 3d9 में कन्वर्ट होना नहीं चाहिए नॉर्मल रूल्स के हिसाब से, लेकिन ऐसा होता है। उसका कारण क्या है? Cu+1 और Cu+2 में इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, तो यहां जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस प्रोसेस को ड्राइव करती है। कभी आगे चल के जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा और इस कॉन्सेप्ट को आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सप्लेन कर सकते हो? हाइड्रेशन एनर्जी से। तो यह है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, उसका मतलब क्या होता है और कैसे आप हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करते हो और उसके बेसिस पर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हो। हाइड्रेशन एनर्जी का एक और एप्लीकेशन होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर आप वो सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि आगे मैं आपके लिए वो एक और हीरो कॉन्सेप्ट लेकर आऊं जिससे आप हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हो। और ऐसे ही और हीरो कॉन्सेप्ट्स के लिए बने रहे चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अब हम लोग आपके लिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग हीरो कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर आप उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे तक के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। इन कॉन्सेप्ट से आपको कंसेप्ट आगे वाले समझ में आएंगे और साथ साथ डायरेक्ट नीट के एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे।